You are watching Unbound India. मित्रों, अनबाउंड इंडिया में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल की बटन दबा दें। अनबाउंड इंडिया को मॉनेटरी सपोर्ट भी करें। आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बलोचिस्तान की चर्चाएं जोरों पर हैं। सोशल मीडिया पर फ्री बलोचिस्तान हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। पहली बार बलोचों की बातों ने भारत का ध्यान खींचा है। लोग बलोच इतिहास को जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तब अनबाउंड इंडिया की जिम्मेदारी बन जाती है अपने दर्शकों को बलोचिस्तान की कुछ नई जानकारी दिखाई जाए। अनबाउंड इंडिया कोई दावा नहीं कर रहा है, प्राप्त सोर्सेस के आधार पर ही अपनी बात कह रहा है। एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर 1947 में पाकिस्तान ने बलोचों पर जबरन कब्जा न किया होता तो भारत बलोचिस्तान मिलकर एक नया इतिहास जरूर बना देते। बलोच मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए प्राचीन इतिहास के सागर में गोता लगाते हैं और कोई तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। क्या श्री राम बलोचिस्तान गए थे? रामायण में प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं मिलता, परंतु रामायण में वनवास के दौरान श्री राम दक्षिण और मध्य भारत की ओर यात्रा करते हैं। हालांकि कुछ काल्पनिक व्याख्याएं, जनश्रुतियां जरूर हैं। साथ ही कुछ लोक कथाएं बताती हैं कि राम के वनवास के बाद भारत के सीमांत क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति के संकेत मिलते हैं। लेकिन ये प्रमाण ऐतिहासिक या ग्रंथीय नहीं बल्कि लोक आस्था पर आधारित हैं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में पश्चिम दिशा की ओर समुद्र पार भूमि का उल्लेख है। कुछ विद्वानों के अनुसार श्री राम की वन यात्रा के संदर्भ में जो सिंधु प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थल का वर्णन आता है वह वर्तमान में सिंध, बलोचिस्तान और मकरान तटीय क्षेत्र की ओर इशारा कर सकता है। रामचरितमानस का तीसरा कांड है अरण्यकांड। यह राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान घटी घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास मार्ग में सिंधु और सौवीर राज्यों का जिक्र आता है। इंटरेस्टिंगली ये क्षेत्र आज के बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब क्षेत्र से मेल खाते हैं। वाल्मीकि रामायण में जिन भूभागों का वर्णन है जैसे गांधार, कंबोज, उत्तरापद, वे बलूचिस्तान से सटे क्षेत्रों से काफ़ी मेल खाते हैं। यह क्षेत्र आर्यावर्त और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच संपर्क मार्ग भी था। तब क्या यह संभव है कि श्री राम के वनवास के दौरान या अश्वमेघ यज्ञ की कथाओं में यहाँ के किसी राजा ने सहयोग या विरोध किया हो? इतिहास के विद्वान कृपया इस पर प्रकाश डालें। इसी तरह महाभारत को ही देखें तो महाभारत में वल्हीक, गांधार और सौवीर क्षेत्र का उल्लेख आता है जो गांधार के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में स्थित बताए गए हैं। क्या इन प्राचीन राज्यों को बलूचिस्तान के क्षेत्रों से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि वल्हीक का विस्तार पश्चिम में ईरानी पठार तक माना जाता है।
महाभारत काल में गांधार राज्य एक प्रमुख शक्ति तो था ही, जिसकी राजधानी तक्षशिला मानी जाती है। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी यहीं की राजकुमारी तो थी। महाभारत में गांधार, शक, यवन, पल्लव, कंबोज जैसे पश्चिमी राजाओं का जिक्र मिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बलूचिस्तान या उसके नज़दीकी क्षेत्रों से आए योद्धा थे। हालांकि बलूचिस्तान के किसी विशेष राजा का नाम नहीं मिलता, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह भूभाग राजनीतिक दृष्टि से उस दौर में बहुत सक्रिय था। कई विद्वानों का मानना है कि गांधार राज्य की पश्चिमी सीमाएं बलूचिस्तान के मौजूदा इलाकों तक फैली हुई थी। बलूचिस्तान के लोरालाई और सिब्बी जैसे क्षेत्रों में जो पाषाणकालीन शिलालेख और मूर्तियां मिली हैं, वे गांधार शैली से काफ़ी मिलती हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुरातात्विक खुदाई में कोई वैदिक या इन महाकाव्यों से संबंधी पुरा अवशेष मिला है? तो जवाब है, अब तक कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है, पर मेहरगढ़ और नाल संस्कृति से मिली आकृतियां और अग्निवेदी के चिन्ह वैदिक प्रभाव की ओर संकेत जरूर करते हैं। संभावना यह है कि यहाँ की प्राचीन सभ्यता का संपर्क वैदिक संस्कृति से रहा हो। कश्यप ऋषि और पश्चिमी क्षेत्रों का विस्तार। कश्यप ऋषि, जो भारत के सनातन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, हम उन्हीं की संतानें हैं। आज का कश्मीर इन्हीं कश्यप ऋषि के नाम से जुड़ता है। कश्मीरी हिंदू मेरी बात से एग्री करेंगे। उनके वंशजों और आश्रमों का उल्लेख भारत के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हिस्सों में आता जरूर है। कश्यप मुनि के आश्रमों की परंपरा सिंधु नदी के किनारे तक फैली थी। संभवतः बलूचिस्तान उस मार्ग का हिस्सा रहा होगा। मकरान, प्राचीन समुद्री व्यापार का हिस्सा। मकरान पर आते हैं। मकरान तट पर प्राचीन बंदरगाहों की उपस्थिति और समुद्री व्यापार का उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों में लवण सागर, सिंधु सागर और पश्चिमी दिशा में स्थित द्वीपों के रूप में होता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि रामायणकालीन सभ्यताओं का व्यापारिक संबंध मकरान से भी रहा होगा, क्योंकि यही वह मार्ग था जिससे पश्चिम एशिया के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनते थे। मकरान का एक प्राचीन नाम भी माना जाता है, जो इतिहास और पुरातन ग्रंथों में विभिन्न रूपों में उल्लेखित है। यह नाम यूनानी इतिहासकारों द्वारा दिया गया था, विशेष रूप से सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट की कथाओं में मिलता है। जब सिकंदर भारत से लौट रहा था, तब उसने मकरान क्षेत्र को पार किया और इस क्षेत्र को गैद्रोसिया कहा गया। यह इलाका सिकंदर को अत्यधिक दुर्गम और जलविहीन मिला और इस मार्ग में उसकी सेना को भारी नुकसान भी हुआ था। कुछ भारतीय और ईरानी स्रोतों से इसे मकरा या मकरास के रूप में उल्लेखित किया गया है। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ समुद्री जीव, क्रोकोडाइल या वाटर मॉन्स्टर से है, जिससे यह माना जाता है कि मकरान शब्द की उत्पत्ति समुद्र से जुड़ी हो। हालांकि मकरान नाम सीधे तौर पर वाल्मीकि रामायण या महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन गांधार, कंबोज, उत्तरापथ जैसे एंशियंट ज्योग्राफिकल नाम उस क्षेत्र की ओर संकेत जरूर करते हैं। मकरान इन प्राचीन राज्यों की पश्चिमी सीमाओं में आता तो था ही। चलिए स्टोरी के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर आपका ध्यान खींचते हैं। क्या गुरु नानक देव जी ने भी बलूचिस्तान की यात्रा की थी? कुछ ऐतिहासिक और जनश्रुति स्रोतों के अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी यात्रा के दौरान बलूचिस्तान क्षेत्र से होकर यात्रा की थी। हालांकि इस यात्रा के प्रमाण इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच बहस का विषय हैं। फिर भी कई सिख जनश्रुतियां, पुरातन ग्रंथ और स्थानीय विश्वास इस बात का समर्थन करते हैं कि गुरु नानक जी ने 4 प्रमुख उदासियां, जिसको स्पिरिचुअल जर्नीज कहते हैं, की थी, जिनमें उन्होंने पूरे भारत, तिब्बत, अरब, श्रीलंका और मध्य एशिया तक की यात्रा की है।
अपनी पहली स्पिरिचुअल जर्नी में उन्होंने पश्चिमी भारत से होते हुए सिंध, फिर मकरान तट यानी बलूचिस्तान और आगे ईरान, अफगानिस्तान तक की यात्रा की थी। नसीराबाद बलूचिस्तान में कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने यहाँ विश्राम किया था और लोगों को एक ओंकार का संदेश दिया था। गुरु नानक देव जी जहाँ भी गए वहाँ के स्थानीय सूफी संतों और लोगों से संवाद किया, जैसे शेख इस्माइल मकरानी, पीर शाह बिलावल और शाह इनायत अल्लाह मकरानी हैं। बलूचिस्तान में उस समय कई सूफी पीर और दरवेश होते थे जिनसे उनका विचार विमर्श हुआ होगा, ऐसा बताया जाता है। यद्यपि इन सूफी संतों के साथ गुरु नानक देव जी के प्रत्यक्ष संवाद का कोई लिखित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बलूचिस्तान जैसे बहुसांस्कृतिक क्षेत्र में यह संवाद जरूर हुआ होगा। गौर करें, यहाँ एक स्थान गुरुद्वारा ननकाना के नाम से भी स्थानीय तौर पर जाना जाता है, हालांकि अब वह अस्तित्व में नहीं है या क्षीण हो चुका है। जन्म साखिया में कुछ स्थानों पर बलोच क्षेत्र से यात्रा का वर्णन आता है। सिख इतिहासकार भाई वीर सिंह, कृपाल सिंह और त्रिलोचन सिंह आदि ने अपनी पुस्तकों में बलूचिस्तान क्षेत्र को गुरु नानक जी के यात्रा के मार्ग के रूप में शामिल किया है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला जाए? बलूचिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन और आर्कियोलॉजिकल संकेतों के आधार पर इसे रामायण महाभारत काल के सीमांत प्रदेशों में माना जा सकता है। यह क्षेत्र प्राचीन भारत का पश्चिमी द्वार रहा ही है, जहां से संस्कृति, व्यापार और विचारों का आदान प्रदान होता था। 1947 तक की यादें इसी ओर इशारा करती हैं। तो बलूचिस्तान जितनी जल्दी पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद होगा, मुक्त होगा, उसके बाद अपने पैरों पर खड़े होकर जब ये बातें जो कि इतिहास में दबी और छुपी रह गई हैं उसको बाहर लाने के लिए, उसको उजागर करने का आपके और हमारे पास ये अवसर ज़रूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही किसी एक्सक्लूसिव स्टोरी में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी और देखेंगे भारत मेरी नज़र से।